स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं उज्जवल कुमार उपकार। और जैसा कि आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, आज वो घड़ी आ गई है। 70वीं बीपीएससी के का जो नोटिफिकेशन था वो बीपीएससी द्वारा जारी कर दिया गया है। एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो इसमें जो है जारी कर दिया गया है। टोटल 1964 पोस्ट के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम लोग इसको डिटेल्ड में इस पर चर्चा करेंगे, इसके पोस्ट के बारे में, इसमें जो है क्या क्या चीज़ें आपको फॉर्म भरने के टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए उसके बारे में, और इसके अलावा जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसमें आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होगी इसके बारे में, और इसके अलावा आपको जो है फॉर्म किस तरीके से भरना है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि 70वीं बीपीएससी की जो वैकेंसी होगी वो बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी साबित होने वाली है, और जिसके लिए हम लोग एक टारगेट सीरीज भी चला रहे हैं। आप लोग उसको जो है देख भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग वैकेंसी पर नज़र डालते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला जो पोस्ट है वो है अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीएम या फिर वरीय उपसमाहर्ता एसडीसी। यह है बिहार प्रशासनिक सेवा यानी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का ये पोस्ट है। और इस पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी जो आप देख सकते हैं वो लगभग 200 है। तो 200 वैकेंसी के साथ ये जो है अब तक 67th में जो वैकेंसी आई थी एसडीएम पोस्ट के लिए वो थी 88, लेकिन इस बार 200 वैकेंसी आई है। काफ़ी बड़ी वैकेंसी कही जा सकती है। ओपन में भी आप देख सकते हैं कि 80 सीटें हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 20 सीटें और एससी में 32, एसटी में 2 और ईबीसी में 36 और बीसी में 24 सीटें, और पिछले वर्ग की महिलाओं में 6 सीटें। महिलाओं के लिए 67 सीटें जो है इसमें वैकेंसी है। तो ओवरऑल 200 सीटें, एक बहुत बड़ा जो है सीटों का, जो एक तरह से कह सकते हैं कि बीपीएससी ने एसडीएम की जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली है इस बार। और जब हम लोग तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबका एक जो है जो एक टारगेट होता है कि हमें अनुमंडल पदाधिकारी जो सबसे अच्छी पोस्ट है एसडीएम की पोस्ट हमें प्राप्त करनी है। तो 200 पोस्ट देख सकते हैं। इस पोस्ट को देखकर भी, पोस्ट की संख्या को देखकर भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ये लेवल 9 की पोस्ट है। अब इसके इक्विवेलेंट एक और पोस्ट पे बात करते हैं, वो है पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी, बिहार पुलिस सेवा गृह विभाग आरक्षी शाखा। ये जो पोस्ट है इसकी भी एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और वो है 136 पोस्ट। 136 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी डीएसपी की। और डीएसपी जो है एक काफ़ी रेपुटेड पोस्ट कही जाती है बिहार में। बीपीएससी से जो भी बनते हैं या तो एसडीएम या फिर इसके पैरेलल में डीएसपी को अपनी पहली प्रेफरेंस पे रखते हैं। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक बड़ी वैकेंसी जो है डीएसपी के लिए भी 136, जिसमें 43 महिलाओं के लिए आरक्षित है, एक बड़ी वैकेंसी कही जा सकती है। इसके अलावा जो है थर्ड पोस्ट जो आप देख सकते हैं वो है जिला समादेष्टा। जिला समादेष्टा का पोस्ट है। जिला समादेष्टा ये पोस्ट क्या है, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ये जो पोस्ट है ये आपको डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का, ये जो होम गार्ड होते हैं ये होम गार्ड के डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं। ये इक्विवेलेंट पोस्ट है डीएसपी के, और ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट कही जाएगी क्योंकि इसमें जीवन जो है काफ़ी शांतिपूर्ण आपका बीतता है। तो एक चूँकि आप डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं तो अगर जिसको जो है थोड़ी शांति पसंद है, जिसको थोड़ी जो है वर्क लाइफ बैलेंस पसंद है, वो जिला समादेष्टा को जो है प्रेफरेंस में रखते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो अगली पोस्ट आप लोग देख सकते हैं जेल सुप्रिटेंडेंट यानी काराधीक्षक।
जेल सुपरिटेंडेंट में आप क्या होता है कि आपको एक जो है जेल में जो आपको हेड बनाया जाता है उसका सुपरिटेंडेंट बनाया जाता है। काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। हालांकि जेल सुपरिटेंडेंट का जो एरिया है वो सिर्फ एक जेल है, लेकिन चूँकि लेवल 9 की पोस्ट है और अगर वर्दी से प्यार है तो ये एक बेस्ट पोस्ट कही जाती है। ये भी डीएसपी के इक्विवेलेंट पोस्ट ही है। इसकी भी जो है लगभग की 3 वैकेंसी है, तो इसकी भी वैकेंसी रखी गई है। इसके अलावा अगली पोस्ट पर अगर हम जाएं तो अगली पोस्ट है एसटैक की, राज्य कर सहायक आयुक्त। एसटैक की पोस्ट है राज्य कर सहायक आयुक्त, और ये भी एक लेवल 9 पोस्ट है और इसकी काफ़ी बड़ी वैकेंसी 168 पोस्ट इसमें दी गई, जिसमें 55 महिलाओं के लिए आरक्षित है। और ये जो है वाणिज्यकर विभाग का जो है एक अच्छा पोस्ट कहा जाता है। इसमें जो है आप स्टेट टैक्स कमिश्नर बनते हैं और स्टेट टैक्स कमिश्नर बन के जो है आप बिहार वित्त सेवा के लिए अपनी सर्विसेज देते हैं। इसके बाद जो है आपका पोस्ट जो है वो है रजिस्ट्रार का, जो एक काफ़ी अच्छी पोस्ट है। रजिस्ट्रार का वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से तो ये एक काफ़ी बेहतर पोस्ट कही जाती है। कई बार तो लोग इसे अपनी प्रेफरेंस नंबर 1 पे रखते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगभग 11 पोस्ट इसमें दी गई है, जिसमें 3 महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो ये भी एक अच्छी पोस्ट कही जाएगी। इसके बाद 7वें नंबर पे जो पोस्ट है वो अवर निर्वाचन पदाधिकारी बिहार निर्वाचन सेवा के 12 पोस्ट है, जो सब इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, जो इलेक्शन के टाइम पे जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और इसकी 12 पोस्ट है। लेकिन ऊपर की जो पोस्ट है उसके मुकाबले में, हालांकि ये लेवल 9 पोस्ट है, लेकिन उनके मुकाबले में ये थोड़ा नीचे रखा जा सकता है। लेकिन इसके बाद जो पोस्ट है उसको आप देख सकते हैं, उसका नाम है बिहार शिक्षा सेवा। और बिहार शिक्षा सेवा की जो पोस्ट है वो लगभग 50 सीटें आई है, तो काफ़ी टाइम बाद एक बड़ी वैकेंसी आई है। इससे पहले 68वीं बीपीएससी में सिर्फ 68वीं और 69वीं में बहुत कम सीटें हैं बिहार शिक्षा सेवा की, लेकिन 70वीं बीपीएससी में फिर से बिहार शिक्षा सेवा जो एक लेवल 9 पोस्ट है बिहार एजुकेशन सर्विसेज, उसकी एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है बिहार शिक्षा सेवा में, और इसमें 50 सीटें जिसमें 10 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा जो है सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग समाज कल्याण विभाग, ये भी एक अच्छी पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की समाज कल्याण विभाग में, और इसकी 12 पोस्ट है। इसके अलावा सहायक निदेशक फिर से दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग समाज कल्याण विभाग के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। समाज कल्याण विभाग में एक और वैकेंसी है बाल संरक्षण सेवा में 11 नंबर, और उसमें यह भी लेवल 9 पोस्ट है। इसके अलावा जो पोस्ट एक अट्रैक्टिव है जो काफ़ी टाइम बाद देखने को मिली है बीपीएससी की वैकेंसी में, लेवल 9 पोस्ट है, वो है जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, लेवल 9 का पोस्ट है। और ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट है। जो कल्याण विभाग में अल्पसंख्यक जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर बनते हैं वो लेवल 6 होते हैं, और वो भी बीपीएससी में इसी साल ये पोस्ट भी आई है। और उसी का अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हेड है वो आप बनते हैं, वो भी लेवल 9, और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है एक ही पोस्ट होता है, तो काफ़ी अच्छा एक रॉयल पोस्ट का इसको कहा जा सकता है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। इसके अलावा अगर लेवल 9 की बात की जाए तो ईंक पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग में यह भी लेवल 9 पोस्ट है, एक पोस्ट ही है लेकिन अच्छा पोस्ट। ये इसको शांतिपूर्ण पोस्ट कहा जाएगा क्योंकि इसमें बैठ के अगर आपको आगे के एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन एक हैंडसम सैलरी के साथ लेवल 9 का पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें तो नियोजन पदाधिकारी या जिला नियोजन पदाधिकारी, ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर होते हैं श्रम संसाधन विभाग में, 14 पोस्ट है। महिलाओं के लिए इसमें कोई सीट आरक्षित नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा ओपन में कर सकते फाइट, काफ़ी अच्छा पोस्ट है लेवल 9 का। इसके अलावा सहायक योजना पदाधिकारी या सहायक निदेशक योजना एवं विकास विभाग जो है ये भी लेवल 9 पोस्ट है, इसकी भी 23 वैकेंसी है। इसके अलावा अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एम समकक्ष, ये जो
एडीटीओ है कि जो पोस्ट है वो एक तरह से काफ़ी अच्छी पोस्ट, लेवल 7 की पोस्ट ज़रूर है, लेकिन ये पोस्ट अपने आप में ही काफ़ी अच्छी पोस्ट कही जाती है। और ये 4 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और 17 नंबर पर एक अट्रैक्टिव पोस्ट दिख रहा है एमईओ की, नगर कार्यपालक पदाधिकारी। हालांकि ये लेवल 7 है, लेकिन लेवल 7 होने के बावजूद भी इसका जो लोगों के अंदर क्रेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है और इसके 59 पोस्ट है। तो एमईओ जिनको बनना है, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, उनके लिए एक अच्छा मौका फिर से है। इसके अलावा आरटीओ जो बाद में वीडियो बनते हैं, उनकी जो है लगभग 393 पोस्ट आप देख सकते हैं। बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग की 393 पोस्ट, तो आरडीओ के लिए एक बहुत बड़ा जो है वैकेंसी है, जिससे गांव में लोग जो है वीडियो को काफ़ी इम्पोर्टेंस भी देते हैं। उनके लिए, जिनको वीडियो बनना है, उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं आरओ की पोस्ट है, आरओ की भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। लगभग 287 वैकेंसी आरओ की है। राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, यही बाद में सीओ बनते हैं, तो सीओ और वीडियो दोनों की वैकेंसी है। इसके बाद 20 नंबर पर जो पोस्ट है वो एलईओ की है, और एलईओ की लगभग 67 पोस्ट यहाँ पर हमको दिख रही है। और एलईओ को अब जो है गाड़ी मिलने के बाद जो है उनकी लाइफ स्टाइल ठीक हो गई है, तो ये जो है ठीक ठाक पोस्ट है। इसके अलावा अगली पोस्ट है बीपीआरओ, लेवल 7 है। बीपीआरओ भी एक लेवल 7 में अच्छी पोस्ट है, और ये एक तरह से पंचायती राज ऑफिसर्स होते हैं। तो पंचायत लेवल पे जो भी अधिकारी जो भी कार्य होते हैं वो बीपीआरओ के अंडर में होते हैं, पंचायती राज विभाग के अंदर में। तो इसकी 83 सीटें हैं। इसके अलावा अगली पोस्ट है आपको सप्लाई आप लोग जानते ही हैं, इसकी भी 233 पोस्ट है। सप्लाई की एक बड़ी वैकेंसी कही जाएगी। तो लग रहा है बिहार सरकार ने जैसे सोच लिया था, बीपीएससी ने जैसे डिफरेंट विभागों ने सोच लिया था कि 70वीं बीपीएससी में जो है हमें सारी सीटें फिल कर देनी है, जो भी वैकेंसीज है उसको पूरी तरह फिल कर देना है, ताकि जो है आगे आने वाले समय में जो भी बिहार में जो है ऑफिसर्स की कमी है उसको पूरा किया जा सके। इसके बाद अगली पोस्ट है प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, लेवल 7 की पोस्ट है, और इसमें 125 पोस्ट है। फिलहाल मैं इसी पद पे हूँ, और ये भी लेवल 7 पोस्ट है। इसके अलावा प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, ये लेवल 6 पोस्ट है। और इसी का जो सीनियर पोस्ट है जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जो जिला में होते हैं, वो भी इसी वैकेंसी में है। तो इनकी 28 पोस्ट है। तो टोटल कुल मिला के 1945 पोस्ट यहाँ में दिख रही है, जिसमें 609 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा एक और वैकेंसी अलग से दी गई है सीडीपीओ की, ये हमेशा रहती है। तो सीडीपीओ की टोटल वैकेंसी 12 है, और उसमें 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये तो हुई पोस्ट्स की बात। अब हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या जो है चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि कोई भी जैसे वैकेंसी जारी की जाती है तो उसमें जो है वैकेंसी में ऐड और माइनस हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कि इसमें कुछ वैकेंसी जोड़ दी जाए और कुछ, या फिर कुछ वैकेंसी घटा दी जाए। इसके अलावा ये भी पहले ही लिख दिया गया है कि विज्ञापन में जो भरे गए आवेदन की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो प्रारंभिक परीक्षा जो है एक से अधिक पालियों में, एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। तो इस पर जो है ये अलग से चर्चा का विषय है कि उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये बात क्लियरली लिख दी गई है। इसके अलावा एक और बात लिख दी गई है कि यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय में केस है, और अगर उसमें कुछ अलग निर्णय आता है तो फिर राज्य सरकार का जो आदेश होगा उसके आधार पे अलग तरीके से फिर जो है वैकेंसी में आरक्षण के नियम लागू किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो हम पाते हैं कि
ये जो है सारे आवेदन इसमें ऑनलाइन होंगे, ये आप लोग जानते ही हैं। और इसके बाद शैक्षिक योग्यता की बात करें तो स्नातक होना चाहिए। स्नातक या फिर समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हम ओपन से पास है, क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं? आप बिल्कुल दे सकते हैं एग्ज़ाम। जो आप जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, या फिर ग्रेजुएशन के समकक्ष होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सीडीपीओ का फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आपके अंदर लिमिटेशन आ जाती है कि जो आपका ग्रेजुएशन है वो सिर्फ जो है 4 ही सब्जेक्ट में होना चाहिए। एक गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण। इनमें जो है स्नातक की बात नहीं है, यही आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर स्नातक किए हैं, ठीक है, तो आपको जो है फिर यही सारा जो है मुख्य परीक्षा जब होगी, मेंस जब होगा, तो इन्हीं चारों को आप जो है अपना ऑप्शनल पेपर रख सकते हैं। इसके बाद जो है जब ऑनलाइन, ये नोट में ये लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। ये अनिवार्यता एकदम लास्ट तक रहती है कि आपका जो शैक्षिक योग्यता का कॉलम है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इंटरव्यू के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी यही सर्टिफिकेट्स चेक किए जाते हैं। तो जो भी सर्टिफिकेट्स आप इसमें लगाएंगे वो जो है नोटिफिकेशन जो निकला है, तो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है, हम लोग लास्ट डेट भी देखेंगे, उस लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं आज 23 तारीख है, तो आप कोशिश करें कि अगर आप किसी कैटेगरी में हैं, रिजर्वेशन का दावा कर रहे हैं, तो आप अपना रिजर्वेशन का दावा करने वाला जो भी सर्टिफिकेट है उसको तुरंत बनवा लें। अगर आप फॉर्म बाद में भरने के बाद अगर कोई सर्टिफिकेट लगाएंगे तो वो मान्य नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम आरक्षण पर बात करें तो आरक्षण पर जो नियम है, आप आरक्षण का कॉलम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन हमें आरक्षण में कुछ चीज़ों पर बात करनी है जो आप लोगों को बहुत डाउट्स रहते हैं। जैसे अगर कोई, पहली बात है कि आरक्षण यहाँ पर जो है 2-3 प्रकार के हैं। एक तो जाति के आधार पर आरक्षण है, तो जाति के आधार पर जो आरक्षण का दावा कर रहे हैं वो उनका अस्थायी निवास जो है बिहार का ही होना चाहिए। अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आप जाति के आधार पर आरक्षण नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिहार के मूलवासी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिहार में घर बना है, बिहार के मूलवासी होने चाहिए। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दे होता है, ठीक है। तो जो आवेदन में आप अस्थाई पता देते हैं वही जो अस्थाई पता अनुमान्य होता है। बाद में आपको जो है इसके लिए एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी देना होता है। मान लीजिए कि आप SC और ST कम्युनिटी से हैं। अगर आप SC और ST कम्युनिटी से, तो आपको 2 सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। पहला, एक तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, और दूसरा यहाँ का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। तो एक तो कास्ट का मतलब हुआ जाति प्रमाण पत्र, और रेसिडेंशियल का मतलब हो गया आवासीय प्रमाण पत्र। ये दोनों आप बनवा लें। आप समझ चुके होंगे कि एक तो कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए, SC और ST के लिए, ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट पहला और दूसरा रेसिडेंशियल। और ये फॉर्म जिस दिन लास्ट डेट है उससे पहले का हो तो तुरंत बनवा लीजिए, तुरंत अप्लाई कर लीजिए। तुरंत आपको जो है 6-7 दिन में आप तत्काल में बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा और दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप BC और EBC से हैं तो क्या करेंगे, तो आपको देना पड़ेगा OBC NCL का सर्टिफिकेट। और ये जो OBC NCL है, जहां आपका स्थायी पता है वहीं का जो अंचल होगा, जो सर्कल होगा, अंचल होगा, ठीक है, वहीं पर ये इशू होगा। और ये OBC NCL ये आप बनवा लें समय से पूर्व, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आपके सर्टिफिकेट पहले से रेडी रहेंगे तो बाद में जब इंटरव्यू का टाइम आता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स पहले से ही आपको रेडी रखने होंगे। इसके अलावा अगर आप महिला आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो महिला आरक्षण के लिए एक वो है कि महिलाओं का जो जाति और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है वो उनके पिता के नाम से होना चाहिए, पति के नाम से नहीं होना चाहिए, यानी पिता के नाम से आपको बनवाना है,
जो भी आपको ओबीसी बनवाना है या फिर अगर आप SC ST हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, ये आपके पिता के नाम से होना चाहिए, पति के नाम से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है ये सारे सर्टिफिकेट, मैं पहले ही बार बार बता रहा हूँ कि ये सारे सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए। इसके अलावा EWS के लिए 10% आरक्षण है EWS के लिए, तो उसके लिए भी EWS सर्टिफिकेट जो है बनवा लेना है। अब जो है यहाँ पर जब आप फॉर्म भरें तो ध्यान रखें कि आरक्षण कोटि का दावा जो है, जो ये जो कोड दिए हुए हैं वो, अगर आप जनरल में फॉर्म भर रहे हैं तो कोड 1, अगर SC में भर रहे हैं तो कोड 2, ST में भर रहे हैं तो 3, अगर EBC में भर रहे हैं तो 4, BC में भर रहे हैं पिछड़ा वर्ग में तो 5, इसके अलावा अगर BCL पिछले वर्ग की महिला में भर रहे हैं तो 6 और EWS में भर रहे हैं तो 7। ये 7 कॉलम में आप फॉर्म भर सकते हैं, तो इस कोड को आप देख लें अच्छे से। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी है उनके लिए भी 4% आरक्षण दे होता है। तो वो लोग क्या करें, जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी है तो वो लोग जो है राज्य में कोई भी आप जो है मेडिकल कॉलेज में जाएं या फिर हॉस्पिटल में, जैसे PMCH हो गया, और वहाँ से जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनता है वो बनवा ले, या आपके पास पहले से होगा, ठीक है। और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है सिविल सर्जन या फिर CMO से निर्गत होना चाहिए, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं या सिविल सर्जन होते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको जो है आपको फिर से प्रूव भी करना पड़ता है बाद में, क्योंकि ये सब आजकल बहुत केसेज हो रहे हैं जिसमें जो है गलत PWD सर्टिफिकेट बना दिया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। इसके बाद अगर अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो उसका रिन्यूअल भी करा ले, ठीक है। और बेंचमार्क दिव्यांगता का मतलब है कि आपका दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होना चाहिए, ये सब बात है। इसके बाद महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 35% है, ये ऑलरेडी हमें पता है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो कॉलम है वो 2% क्षैतिज आरक्षण है, ये आरक्षण वाले कॉलम में देख चुके हैं। अब जो है ये जो आप जो EWS वाले हैं, ठीक है, EWS तो वो होगा कि विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अगर आप EWS से हैं तो कहने का ये मतलब है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो हस्बैंड के यहाँ से बनेगा। अगर कास्ट के बेसिस पे आप SC ST EBC और BC EBC हैं तो आपके पिता के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन अगर आप EWS हैं तो आप क्या करें कि इनकम सर्टिफिकेट जो है पति के यहाँ से बनवा ले, लेकिन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है अपने पिता के यहाँ से बनवाए। अच्छे से यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, इनकम सर्टिफिकेट ये तो हस्बैंड के यहाँ से बनेगा अगर आप विवाहित हैं, अविवाहित है तब तो पिता के हिसाब से ही बनेगा। लेकिन जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, जो रेसिडेंशियल है, ये फादर के यहाँ का बनेगा। इस बात को नोट कर ले, ठीक है। फिर से बता देता हूँ कि जो इनकम है EWS जिनकी शादी हो चुकी है महिला, ठीक है, इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट वो तो आपको देना है कहाँ से, हस्बैंड के यहाँ का, पति से। और जो आपको जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो फादर का देना है। क्यों देना होता है ऐसा, क्योंकि रेसिडेंस सर्टिफिकेट से पता चलता है कि आप बिहार की मूल निवासी है कि नहीं, और इनकम सर्टिफिकेट से आपकी इनकम की गणना हो जाती है। ये हो गया, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो भी प्रमाण पत्र है वो आपके होने चाहिए, जैसे ऑनलाइन आवेदन भरते समय मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र, एक तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए और सब लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। इसके बाद दूसरा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए,
ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है ग्रेजुएशन का, तो आप जो है फ़िलहाल मार्कशीट से ही भर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो उससे भी आप भर सकते हैं फॉर्म। लेकिन जब एग्ज़ाम इंटरव्यू के टाइम पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा जब आप अगर SC/ST में हैं, SC/ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, SC/ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप BC और EBC से हैं तो आपको चाहिए होगा OBC NCL, ठीक है। इसके अलावा PWD के लिए PWD सर्टिफिकेट, इसके अलावा EWS के लिए EWS में मैंने बता ही दिया है। EWS में आप क्या करेंगे, ऑलरेडी हमने बात कर ली है इसके ऊपर, EWS सर्टिफिकेट। और अगर आप किसी जॉब में हैं तो NOC सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको डालना पड़ेगा। उसका जो है आपको नंबर डालना पड़ेगा। तो जब नंबर आप डाल देंगे तो सर्टिफिकेट यानी कि एक तरह से आपका सर्टिफिकेट उसमें जा चुका है। और जब यही सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल में दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताई भी है, वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लिख दी गई है क्लियरली कि सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, संशोधन किए जाने में अंतिम तिथि का होना आवश्यक है। उसके बाद के सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे, ठीक है। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस पर बात चल रही थी कि उम्र सीमा बढ़ाई जाए, लेकिन इसमें उम्र सीमा अभी भी 37 वर्ष है, ठीक है। न्यूनतम 20, 21 और 22 अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग पोस्ट के लिए है। और अनरिजर्व्ड मेल का 37 और अनरिजर्व्ड फीमेल और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला का 40, SC और ST के लिए 42। तो यही है। इसके बाद जो है जो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में जो होगा उसी के आधार पर जन्म तिथि आपका मान्य होगा। इसके अलावा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, जैसे कि अगर मेरी बात की जाए तो मैं जैसे गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं ऑलरेडी एक पोस्ट होल्ड कर रहा हूँ, तो मुझे कुल 5 अवसर मिलेंगे अब से, तो काउंट होगा ये अवसर, ठीक है। इसके अलावा ये जो है जो सरकारी सेवक है, ठीक है, वो 5 वर्ष की उसके अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब तक उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपयोग नहीं किया गया हो। यानी 5 अवसर का अगर उपयोग नहीं किया गया है तो उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो अगर हम बात करें दिव्यांगों को, तो उनके लिए 10 वर्ष का छूट अनुमान्य है। और ये अगर बात करें हम लोग कि आगे हम लोग अगर देखें इसमें अब कहाँ से शारीरिक क्षमता ये सब हो गया। फीस आप देख चुके हैं कि 600 रुपये है। और बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपये, महिलाओं के लिए 150 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 150 रुपये और बाकी सब उम्मीदवार यानी BC, EBC, EWS सब के लिए 600 रुपये। तो सबका जनरल जैसा फीस है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप नहीं देंगे तो 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। अब परीक्षा के बारे में आप लोग जानते ही हैं। अभी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा और 150 मार्क्स का होगा। ये सब आप लोग पहले से जानते हैं, इस पर बाद में भी बात कर सकते हैं। ये मेंस की बात है, मेंस की बात हम लोग बाद में करेंगे, डिटेल में इस पर एक वीडियो करेंगे। फ़िलहाल इसमें जो है काफ़ी लंबा वीडियो ये होता जा रहा है, तो ये सब इसमें हो गया। लेकिन हम कुछ पॉइंट इसमें और भी है और उस पर बात कर लेंगे।
जैसे कि ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 28 सितंबर से स्टार्ट है और ये 18 अक्टूबर तक है। 28 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक। तो इस ऑनलाइन आवेदन को आप ठीक से भर लें और सारे सर्टिफिकेट जो भी बनवाए वो 18 तारीख से 18 अक्टूबर से पहले के हों। बस 18 अक्टूबर से पहले के होंगे। इसके अलावा जो है अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजात की हार्ड कॉपी कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो फॉर्म भरे उसको आप संभाल के रखें। जितने भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड होंगे, जैसे एडमिट कार्ड जब मिलेगा वो सब संभाल के रखें। वो सब बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ढूंढा जाता है। बाद में जब आपकी जॉब लगती है तो प्रीलिम्स तक का आपको जो है एडमिट कार्ड ढूंढा जाता है, तो वो सब एकदम अच्छे से सुरक्षित कर लें। इसके अलावा जो है आप देख लें कि आपका वर्किंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है कि नहीं। तो फिलहाल हम इसमें इतना ही बात करेंगे और जो एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया है ये दूसरी वीडियो में हम इस पर बात करेंगे और आपको एक एप्लीकेशन भर के दिखाएंगे, ताकि जो है कोई भी दिक्कत होने पर जो है आप आराम से उस दिक्कत की समस्या का जो है समाधान कर सके। ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीपीएससी की हिस्ट्री में इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई थी, तो काफ़ी लोग खूब मेहनत कर रहे हैं। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। आप इसको आसान नहीं समझिए। दूसरे स्टेट के लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि वो जो है अपनी पूरी मेहनत करें इस पोस्ट को लेने के लिए। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि अभी तक लगभग एवरेज यही रहा है कि 6 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है। तो आप लोग अपनी मेहनत को बनाए रखें। अगर आप मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, तो ज़रूर इन 1964 पोस्ट में या 1945 पोस्ट में एक पोस्ट ज़रूर आपका होगा। और कोशिश करें कि वो पोस्ट एसडीएम, डीएसपी या फिर बिहार शिक्षा सेवा जो भी आपकी पसंद है उसका हो। अपना पसंदीदा पोस्ट इस एग्ज़ाम में प्राप्त करें और इसके लिए जो भी मेहनत हो सकती है, क्योंकि सामने जो एग्ज़ाम है वो आपकी ज़िंदगी, आपकी तस्वीर बदल सकता है, आपकी लाइफ बदल सकता है, आपका लाइफ स्टाइल बदल सकता है। तो बस कोशिश करते रहें। धन्यवाद।